नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। जी हाँ, हम जेएलओ के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं ना केवल हमारे जेएलओ में काम आएंगे बल्कि जुडिशरी में भी हमारे काम में आ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इसको देखना शुरू नहीं किया है वो आज ही क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हैं उनको जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी क्लास 1 ली थी और फिर क्लास 2 ली है और आज क्लास 3 है। देखते हैं इस सफ़र को हम कहाँ तक लेके चल सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने कहाँ से कहाँ तक देखा था, 1 से लेके 50 तक देखा था। उसके बाद 51 से लेके जो राज्य वाले, कार्यपालिका वाले, जो संघ वाले प्रोविज़न हैं वहाँ तक हम लोगों ने देखे थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, न्यायपालिका वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे और आगे के पॉइंट्स को देखेंगे कि कहाँ तक कवर कर सकते हैं। अब देखिए, आप जेएलओ के संबंध में और बाकी एपीओ वगैरह के संबंध में भी हमारे पास क्या है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। तो जो लोग अगर कोर्स परचेज कर रहे हैं ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि हम कोर्स परचेज नहीं कर सकते, हम सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं लेकिन एक गाइडेंस जरूरी होती है, कभी कभी हमको कुछ रिवाइज करने के लिए देखना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप जो भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो लेक्चर्स का डाल के आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए पॉक्सो देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, सीपीसी देखना है, तो आप सीपीसी डाल के और फिर वो आपको लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं, तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यायपालिका वाले कॉन्सेप्ट की। देखिए, जैसे कार्यपालिका होती है वैसे ही क्या होती है, विधायिका होती है और एक न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है। ये क्या होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले जब हम संघ की न्यायपालिका की बात करते हैं तो संघ की न्यायपालिका में कौन आ जाता है, संघ की न्यायपालिका में आता है हमारा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इसको, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, सबसे उच्च कोटि की होती है हमारी कोर्ट, यानी सबसे बड़ी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। क्या लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है, तो हाँ, संसद लॉ बनाकर इसके कानून को चेंज कर सकती है, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और चलता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट क्या होती है, हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप बात करते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए बेसिकली जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 124। ठीक है, 124 से 147 इस संबंध में बात करेगा। न्याय का सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है, यानी कि जो सबसे, मतलब आप अगर आपको कोई अपील नहीं सुन रहा, कहीं से आपको लगता है न्याय नहीं मिला, तो लास्ट में आप किसके पास जाते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हो। ठीक है, तो 124 बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे करेंगे आखिर। तो क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कितने होते हैं, 33 और अन्य, यानी कि एक न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरीके से 34 न्यायाधीश होते हैं और संसद इनकी संख्या को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। प्री का क्वेश्चन होता है कि भाई जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या को घटा बढ़ाया जा सकता है क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल इनकी संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाता है, संसद जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, वो विधि बनाकर इनको घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। आई बात समझ में। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कैसे करता है, सीजीआई यानी कि जो हमारे वो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनके परामर्श की बात करता है। कोलिजियम पद्धति वगैरह के आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप देखिए राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हुए चलेंगे क्योंकि हमारे पास है समय कम, अगले महीने परीक्षा देनी है, तो क्या होना है, तैयार रहना है। ये नहीं देखना है कि मैम इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ ले, इसको इसके साथ जोड़ ले। ऐसा करेंगे तो जो हम पढ़ते हुए चलेंगे ना वो भूल जाएंगे। कनेक्ट करना है, लेकिन इतना ही कनेक्ट करना है जितनी की आवश्यकता है। अब जैसे सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पास 65 वर्ष दे रखी है, तो आपको इसके साथ साथ हाई कोर्ट की भी याद होनी चाहिए, 62 वर्ष, यानी कि 62 ईयर्स है, 62 वर्ष है किसकी, हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, रिटायर्ड होने की। ठीक है, अंतर को याद रखना जरूरी है, 65 62। देखिए, जो 65 है वो बड़ा है, तो बड़ा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। 62 क्या है, छोटा, तो सुप्रीम कोर्ट से छोटा कौन होता है, हाई कोर्ट। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ये आपके लिए एक ट्रिक हो सकती है। ठीक है, कई बार हम 65 वर्ष में और 62 वर्ष में कंफ्यूज हो जाते हैं, 65 ईयर्स में और 62 ईयर्स में कंफ्यूज होने का कोई मामला नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो बड़ा होगा उसकी रिटायरमेंट की आयु भी ज़्यादा है, जो छोटा है उसकी रिटायरमेंट की आयु भी कम है। ठीक
योग्यता क्या होती है? हाईकोर्ट न्यायाधीश 5 वर्ष या हाईकोर्ट अधिवक्ता 10 वर्ष या विशिष्ट विधिवेता। यानी कि कैसे नियुक्त किया जाएगा ये वाला सुप्रीम कोर्ट का जज? या तो वो हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर मतलब हाईकोर्ट का जज होना चाहिए 5 वर्ष तक, या फिर हाईकोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए 10 वर्ष तक, या कोई विशिष्ट विधिवेता होना चाहिए, तब वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता को रखता होगा। 124(4) कह रहा है हटाएंगे कैसे? दोनों सदनों का संबोधन होगा, राष्ट्रपति का आदेश होगा। वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। देखिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, क्योंकि मेन हमको आयु याद हो जाती है, नियुक्ति याद हो जाती है, कौन से आर्टिकल में होता है, लेकिन अब कई बार आ जाता है वेतन कहाँ से मिलेगा। अब आपको ये तो याद हो जाता है कि वेतन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन कई बार हमको ये याद नहीं आता कि इनको वेतन कहाँ से मिलता है। तो जो संचित निधि होती है वहां से मिलता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन। याद रखने की बात है। मतदान नहीं होता है, स्वतंत्रता की गारंटी होती है, मतलब इनको स्वतंत्रता है कि वो किसी भी तरीके से अपना निर्णय पेश कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रकार के अधिकार हैं, यानी कि इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो इस तरीके से है। क्या ये हमको याद होना चाहिए? तो बिल्कुल हमको याद होना चाहिए। किस तरीके से? देखिए 131 में क्या कहा गया है? मूल अधिकार जो होता है ना, मूल जो है इनका जुरिस्डिक्शन, मूल जो जुरिस्डिक्शन है इनका वो कहाँ पर दिया गया है? 131 में दिया गया है। केंद्र बनाम राज्य और राज्य बनाम राज्य केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया कहाँ पे? 131 के अंतर्गत। फिर 132 कहता है अपीलीय अधिकारिता के बारे में, हाईकोर्ट के संवैधानिक प्रश्नों पर अपील सुन सकता है। 133 क्या कह रहा है? दीवानी यानी कि सिविल मामलों के संबंध में प्रमाण पत्र के साथ हाईकोर्ट से दीवानी मामले सुन सकता है। 134 बोल रहा है फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों के संबंध में मृत्युदंड वाले या हाईकोर्ट ने कोई दोष सिद्धि की है उस आपराधिक मामले में किस तरीके से निर्णय देगा, वो यहाँ पर आता है। तो ये जो आपको आर्टिकल दे रखे हैं ना 131, 132, 134, ये सब आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सबसे पहले मूल किया, फिर आ गई हमारी अपील, फिर दीवानी फौजदारी साथ में आ गए, फिर बीच में 135 को हटा दो। 136 क्या बोल रहा है? स्पेशल पावर दे रखा है, किसी भी न्यायालय अधिकरण से अपील विवेकाधीन, यानी कोर्ट को लगता है कि भाई ये मामला मेरे को सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला मुझे सुनना चाहिए, तो वो किसी भी कोर्ट से मंगवा सकता है। ये उसकी विशेष अधिकारिता है 136 में। 136(7) में समीक्षा की अधिकारिता है। सुप्रीम कोर्ट अपना स्वयं का निर्णय पुनर्विचार कर सकता है, यानी कि अगर उसको लगता है कि भाई मेरे को निर्णय देने में चूक हो गई या मुझे इस जो जजमेंट है इसको दोबारा देखना चाहिए, तो वो कर सकता है 137 के अंतर्गत, यानी कि समीक्षा कर सकता है। 142 कहता है पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 131 ने क्या कहा था? मूल अधिकारिता बता रहा था इसकी। 132 में अपीलीय अधिकारिता बता रहा था। 133 में सिविल की बात कर रहा था। 134 में क्रिमिनल की बात कर रहा था। 135 को छोड़ दो। 136 में किसकी बात कर रहा है? स्पेशल की बात कर रहा है। 137 समीक्षा की बात कर रहा है और 142 पूर्ण न्याय की बात कर रहा है। आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इस तरीके से याद करके चलेंगे तो आपको भी याद रहेगा और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होएगा। अब देखिए 143 क्या बोल रहा है? परामर्शदात्री अधिकारिता किसके संबंध में है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के संबंध में। तो राष्ट्रपति कोई भी विधि यानी कि लॉ के संबंध में या लोक महत्व, ऐसा महत्व जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो, उस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट को राय के लिए भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, ये परामर्शी है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। क्या बोल रहा है इसने? देखिए कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी विधि के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख सकता है कि भाई इस तरीके का मामला, इस तरीके का मैटर उपलब्ध हो गया है, तो आप इस पर अपनी राय दीजिए। तो वो राय इसके समक्ष पेश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस पे केरल शिक्षा विधेयक आया था 1958 में और अयोध्या के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 141 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश का कानून। आपको देखिए कि जो जुडिशरी होती है इसको एक पावर होती है। किस चीज की पावर होती है? कानून बनाने की भी पावर होती है। किस संदर्भ में कह सकते हैं अपन? क्योंकि वैसे तो विधायिका कानून बनाती है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका होती है ये भी क्या करती है? अपने जजमेंट के थ्रू लॉ पास कर देती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत के सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले निर्णयों से बाध्य नहीं है। बड़ी पीठ छोटी पीठ का निर्णय बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसा किया है। इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि भारत के जो सभी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लेकिन अपने जजमेंट से बाध्य नहीं है, वो उसको चेंज भी कर सकती है।
जो बड़ी पीठ होती है वो छोटी पीठ के निर्णय को बदल भी सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा किया। वाद कौन कौन से थे? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का मामला था, फर्स्ट न्यायाधीश का मामला था, जो सीजेआई की राय बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस था, सेकंड न्यायाधीश का मामला था कोलजम प्रणाली के मामले में। रीप्रेसिडेंट रेफरेंस के बारे में बात की थी, 1988 का केस था। देखिए केवल आपके सामने लिया गया है कि भाई इससे रिलेटेड केस कौन कौन से हैं। थर्ड न्यायाधीश का मामला था 9 सदस्यीय कोलजियम के बारे में। एल चंद्र कुमार का वाद था न्यायाधिकरण हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं कर सकता। न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है, यानी कि न्यायिक समीक्षा में वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता। केसेस आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए परीक्षा के संदर्भ में कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 136 देखिए, स्पेशल बात कहता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा विवेकाधिकार होता है, किसी भी न्यायालय से वो अपील सुन सकता है। 142 क्या कह रहा है? पूर्ण न्याय अद्वितीय शक्ति है इसके पास। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश सेवानिवृत्ति जो होती है वो 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। इस संदर्भ में आपको गलती नहीं करनी है। कोलजियम के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, कार्यपालिका का कोई हाथ नहीं होता। ये कोलजियम वाली जो कॉन्सेप्ट चलता है ना उसमें ये चलता है, ठीक है। कोलजियम आपने कई बार वर्ड सुना होगा, लेकिन हमको केवल उतना ही याद करना है अभी यहाँ पर, जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हमको पोस्ट मिल जाए। ऐसे तो अगर हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो अपन एक एक पॉइंट को लेके बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तो चलिए अब बात करते हैं भाग 9 पंचायती राज अनुच्छेद 243 से 243O तक, प्लस इसके साथ जोड़ेंगे 9K नगर पालिका 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्या मतलब हुआ कि भाग 9 में पंचायती राज देखेंगे और भाग 9K में हम देखेंगे नगर पालिका को, ठीक है। क्या देखेंगे? नगर पालिका और पंचायत का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। जब 9 की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। 73वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। 3 स्तरीय होती है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 243K में। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से देखते ही चलिएगा, क्योंकि जेडीए का एग्जाम है। जेडीए का क्या मतलब होता है? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डेवलप जो करेगा वो केवल नगरीय विकास को तो कर नहीं सकता, शहरों को भी विकास करता है, जमीनों से रिलेटेड मामला है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं वगैरह ये जरूर आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। 3 स्तरीय संरचना होती है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की। तो सबसे पहले जब ग्राम सभा की बात करते हैं तो पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा होती है। 243B कहता है 3 स्तरीय पंचायत होती है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इनका गठन किया जाता है। सॉरी 243G कहता है SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है और 1/3 सीटें किसके लिए होती है? महिलाओं के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए 243D में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, भंग होने पर 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कितनी सीटें होती हैं महिलाओं की, कितने समय के लिए होता है, और जो अपन इसका दोबारा चुनाव वगैरह कराते हैं तो वो किस तरीके से कराते हैं, ठीक है। फिर 243(6) में क्या कहा गया है? 11वीं अनुसूची के 29 विषय हैं, राज्य सरकारें पंचायतों को दे सकती है, ठीक है। फिर 243(6) कहता है ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार राज्य विधायिका दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि भाई इनको कर लगाने का राइट कौन दे सकता है? तो विधायिका दे सकती है, देख लीजिएगा एक बार। फिर वित्त आयोग की बात होती है तो राज्यपाल हर वर्ष 5 वर्ष में नियुक्त करेगा इसको। फिर निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो पंचायत चुनाव के लिए स्वतंत्र संस्था होती है, पंचायत से संबंधित कुछ क्षेत्र छूट पा सकते हैं थ के अंतर्गत। और राजस्थान प्लस महाराष्ट्र भारत में सबसे पहले 1959-1960 में पंचायती राज लागू किया गया। यानी राजस्थान में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में पंचायती राज को लागू किया गया। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया था? ना केवल हमारे लॉ में पूछा जाता है, बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पंचायत को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो हमारी राजस्थान है, ठीक है। अब देखिए इसमें 9K में क्या बताया गया है? नगर पालिका के बारे में बताया गया है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी थी। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं, 243 में बोल रखा है ये, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत किसके लिए होती है? संक्रमणशील क्षेत्र के लिए होती है। परिषद लघुतर क्षेत्र के लिए होती है और निगम जो होता है बृहत्तर। बृहत्तर क्या होता है? यानी बड़ा क्षेत्र।
लघुतर यानी कि छोटा, बृहत्तर यानी कि बड़ा। ठीक है, 243 तय क्या बोलता है? 3 प्रकार की नगर पालिका होगी, नगर पंचायत, परिषद और निगम। ठीक है, 243 रे में बोला गया है वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, नामित सदस्य होते हैं। 243 रे में क्या गया है? SC ST और 1/3 महिला आरक्षण अनिवार्य है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट, नए और घय वाला कॉन्सेप्ट साथ साथ चल रहा है, देखिए। ठीक है, लिंक करने की कोशिश कीजिए इसको। नए में क्या बोला गया है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, भंग पर 6 माह में चुनाव होगा। ये किससे जुड़ रहा है हमारा? यहाँ पे ढ से ढक्कन से जुड़ रहा है और यहाँ पर नए खाली से जुड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये में क्या कहा गया है? 12वीं अनुसूची के 18 विषय शामिल होते हैं। ठीक है, उसमें लिखा है 11वीं अनुसूची के 29 विषय और यहाँ 12वीं अनुसूची के 18 विषय शामिल होते हैं, राज्य नगर पालिका को दे सकती है। अब नगर पालिका के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ये य में कहा गया है। यह भय में कहा गया है महानगर क्षेत्र 10 लाख जनसंख्या महानगर समिति। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जो महानगर क्षेत्र होगा उसमें महानगर समिति बनेगी। कब कैसे घोषित होता है महानगर? महानगर होता है जिस भी राज्य की, जैसे कि जयपुर की मान लीजिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो उसको फिर महानगर घोषित कर दिया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी उसको महानगर घोषित कर देंगे, तो वहां पर होगी एक महानगर समिति। आपको पता होनी चाहिए। 12वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है, इसमें 18 विषय होते हैं, नागरिक सुविधाएं, सड़क, बाजार, पार्क, पुस्तकालय वगैरह आदि। 11वीं बनाम 12वीं अनुसूची में क्या अंतर है? 11वीं में पंचायत के 29 विषय हैं और 12वीं में नगर पालिका के 18 विषय हैं, याद होने चाहिए आपको। 11वीं में एक तरीके से आप इसका एक जैसे आप मान लीजिए 11th क्लास है आपकी, तो 11th क्लास में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 29 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 12th में गए तो आपके सब्जेक्ट हो गए कम, कितने पढ़ने हैं? 18 ही पढ़ने हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 11वीं यानी कि छोटी क्लास थी तो ज़्यादा पढ़ना पड़ा और जैसे ही हम बड़े हुए तो फिर हमको थोड़ा सा कम मिला और 18 सब्जेक्टों पर हम आ गए। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे देखिए? 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी 73 और 74 संशोधन के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति का इसके सिफारिश पर यह बना था 1957 में। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ में भी पूछा जाता है और विदाउट लॉ के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले कौन सी बात हो गई कि सबसे पहले तो कौन से भाग में है। ठीक है, इसके बाद क्या बात हो गई कि भाई कहाँ से कहाँ तक कवर होते हैं, नगर पालिका कौन से भाग में है, कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही है। इसके बाद कितनी इनकी आयु होती है, कितना इनका क्षेत्र कौन कौन सा होता है और इसके अलावा क्या होता है, कितना कार्यकाल होता है, क्या इनका दोबारा चुनाव किया जा सकता है, पहला कौन सा राज्य था जहाँ पर पंचायत लागू की गई थी और दूसरा बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और हम पूरे अंदर डिटेल में जाते हैं। लेकिन क्या होता है, पंचायत और नगर पालिका का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर परीक्षा के टिप्स क्या बनते हैं। 74वां संविधान संशोधन यानी 74 संशोधन, नगर पालिका शहरी। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन है यानी 73 संशोधन है, 11वीं अनुसूची में है, इसमें 29 विषय हैं। 243 घ में क्या कहा गया है? 1/3 महिला आरक्षण अनिवार्य है। याद कर लीजिए 1/3 महिला आरक्षण अनिवार्य है 243 घ के अंतर्गत। और जब यहाँ पर बात करते हैं अपन तो 243 नए में आ जाता है। ठीक है, ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क्या कहता है? लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, मिश्रण मत करना, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अपनी ग्राम पंचायत होती है और इसको कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 243 के अंतर्गत लिखा गया है। याद होना चाहिए आपको ये वाला आर्टिकल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 18 में क्या आते हैं? आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जा रही है। 352 से 360 तक लेके चलते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। क्या होती है देखिए, कारण क्या हो सकते हैं इसके? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है। 44 का जो संशोधन हुआ था 1978, आंतरिक अशांति बदलकर यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के शब्दों को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन से। ये पता होना चाहिए आपको। घोषणा कौन करता है? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य होती है, केवल राष्ट्रपति अकेला ऐसा नहीं कर सकता। अनुमोदन कब किया जाता है? 1 माह के अंदर करते हैं दोनों सदन। कैसे करते हैं? विशेष बहुमत से करते हैं। किस तरीके से किया जाता है? विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। 50% प्लस 2/3 उपस्थित और मतदान देने वाले होते हैं। अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है और हर 6 माह पर पुनः अनुमोदन इनका अनिवार्य होता है, मतलब दोबारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। इसका प्रभाव क्या होता है कि जो आर्टिकल 19 होता है जिसमें हमको मूल अधिकारों के बारे में बताया गया वो निलंबित हो जाता है। केंद्र राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर सकती है।
और लोकसभा 1 वर्ष तक विस्तार, यानी क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 19 में मूल अधिकार दे रखे हैं वो हो जाते हैं निलंबित, और साथ साथ जो राज्य पर है ना केंद्र का प्रभाव हो जाता है, यानी कि क्या होता है केंद्र राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में हो जाता है, केंद्र के हाथ में हो जाता है। और लोकसभा का जो विस्तार होता है वो 1 साल तक के लिए हो जाता है। इसके संबंध में कौन कौन से वाद हुए थे? 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में पाक का युद्ध हुआ था, और 1975 से 77 में भी चला था, और आंतरिक आपात विवादास्पद है। इस तरीके से ये मामले हैं कुछ, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो नेशनल इमरजेंसी की बात है वो यहाँ पर आती है हमारे 352 के अंतर्गत। कौन कौन करता है, किस तरीके से करता है, एक बार आप देख सकते हैं। 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी की बात। कारण क्या हो सकते हैं? राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, यानी कि अगर जो स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो राज्य है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या अपनी संतुष्टि पर करता है। अनुमोदन 2 माह में दोनों सदनों में साधारण बहुमत से दिया जाता है। पहले 6 माह में बार बार इसको बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? राज्यपाल केंद्र की ओर से शासन करता है, राज्य विधायिका निलंबित या भंग, यानी राज्यपाल जो होता है वो खुद के थ्रू नहीं कर सकता, बल्कि किसके थ्रू काम करता है? केंद्र की ओर से करता है, और साथ में राज्य जो विधायिका होती है वो निलंबित हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, प्रमुख बात कौन सा इसके संबंध में? एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इसके बाद देखिए 360 कहता है वित्तीय आपात की बात। कारण क्या हो सकते हैं? भारत या किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होती है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। पैसा आपके पास कम हो गया तो वो वाली, आपके पास भी तो होता होगा ना ऐसा कि भाई पैसे कम हो गए तो इमरजेंसी हो गई, किसके पास जाते हो? पापा मम्मी के पास जाते हो ना कि भाई हमको पैसे चाहिए। तो ये वही वाली सिचुएशन है कि भाई पैसे खत्म हो रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वित्तीय आपात होता है। कौन करता है इसकी घोषणा? राष्ट्रपति जी करते हैं। 2 माह में दोनों सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। कोई निश्चित अवधि नहीं होती जब तक राष्ट्रपति ना चाहे। प्रभाव क्या होता है? केंद्र राज्य को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है, यानी कि जो सेंट्रल होती है वो निर्देश दे सकती है राज्य को कि भाई तुम इस तरीके से अपना शासन चलाओ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी की जा सकती है, केवल वित्तीय आपात में। अब तक कभी लागू नहीं हुआ, यानी कि जो ये अपने सिचुएशन आती है वित्तीय आपात की, तो क्या होता है जो अपने जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होती हैं उनके वेतन वगैरह में कटौती की जा सकती है। तो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है, वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। आई बात समझ में? अब देखिए भाग 20 की बात की जा रही है। भाग 20 जो है वो संविधान के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 केवल एक ही आर्टिकल है जो बात करता है संविधान के संशोधन की। कैसे होता है देखिए, साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति, इस तरीके से चलता है तो हमारे संशोधन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सबसे पहले साधारण बहुमत की बात करते हैं तो दोनों सदनों में 50% प्लस एक मत होना चाहिए। कोई इसकी विशेष प्रक्रिया नहीं होती, सामान्य कानून की तरह होता है। अनुच्छेद अध्यक्ष 2 और 3 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना, नए राज्य को बनाना, ये काम किए जा सकते हैं। राज्य क्षेत्र को प्राप्त करना या छोड़ना, ये काम किए जा सकते हैं। ये संशोधन नहीं होती, नियमित कानून होता है। ठीक है, जहां पे आपने कई बार देखा होगा ना, ये वो वाला संशोधन नहीं है जो 368 का संशोधन है, तो उसका तो अपना अर्थ चलता है, और बाकी जगह पे क्या करता है, ये हमारा वाला संशोधन चलता है, साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है किसी किसी संशोधन में। तो विशेष बहुमत क्या होता है वो देखिए, सदनों यानी दोनों सदन जो होते हैं उनमें कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 और उपस्थित और मतदान देने का 2/3 बहुमत, ये चलता है। देखिए आपको ये वाले जो लाइन्स है ना, ये यूं क्यों याद होनी चाहिए कि जो साधारण बहुमत होता है उसके अंतर्गत तो 50% प्लस 1 मत चलता है, जबकि जो विशेष बहुमत होता है उसमें दोनों सदनों में से कुल सदस्य का 50% प्लस 1 मत, और क्या बोल रहा है, उपस्थित यानी जो व्यक्ति प्रेजेंट हुए हैं उनका उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत इसमें शामिल होता है। ठीक है, और जब विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति चाहिए होती है तो विशेष बहुमत प्लस 50% प्लस राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक हो जाता है, तब होता है वो वाला संशोधन। ठीक है, 368 की मुख्य प्रक्रिया, अधिकांश संशोधन इसी से होते हैं, यानी कि विशेष बहुमत से जितने भी अधिकतर अमेंडमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इस वाले से विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं, ना कि साधारण बहुमत से। ठीक है, कैसे? मौलिक अधिकार, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, निर्वाचन होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि वगैरह सब इस पे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। सबसे सामान्य विधि है, 100+ संशोधन इसी से हुए हैं, यानी कि साधारण बहुमत की जगह विशेष बहुमत को ज्यादा प्रभावी माना गया क्योंकि अधिकतर संशोधन इसी से होते हैं। ठीक है,
इसके बाद केवल कुछ विशेष अनुच्छेदों पर विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति चलती है। कौन कौन से हो गए? अनुच्छेद 54, 55 राष्ट्रपति का चुनाव, 73 और 162 यानी 73 और 162 कार्यपालिका की शक्ति, 7वीं अनुसूची जिसमें 3 अनुसूचियों के बारे में प्रावधान है, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, और अनुच्छेद 368 स्वयं मूल ढांचे की सुरक्षा करता है। ये वाली बात इसमें कही गई है संविधान के संशोधन में। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1 मत। विशेष बहुमत क्या होता है? दोनों सदनों का कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1, और साथ में क्या होता है? उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत। और विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति कब आती है? विशेष बहुमत प्लस 50% प्लस राज्यों का अनुमोदन आता है तब। जहां पर ये लिखा हुआ होता है कि भाई साधारण बहुमत से पारित होगा तो ये चीज आ जाती है, विशेष बहुमत से होगा तो बीच वाली चीज आ जाती है, और थर्ड से होता है तो यहाँ पर विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति होती है तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए मूल ढांचे का सिद्धांत, इसके संबंध में केसेस हैं। क्या ये केसेस हमको पता होने चाहिए? तो बिल्कुल। लीडिंग केसेस में आता है शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था 1951 में मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, फिर 1967 का केस आया था गोलकनाथ का। इसने कहा था जो फंडामेंटल राइट है संशोधित नहीं हो सकते। इसके बाद आ गया 24वां संविधान संशोधन। 1973 में केशवानंद भारती का केस आया। उसने कहा फंडामेंटल राइट संशोधित तो हो सकते हैं लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अपने घर में क्या करा सकते हो? टोका पिंदी तो करवा सकते हो, मतलब सही तो करवा सकते हो अपने घर को, लेकिन आपका जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मिनर्वा मिल्क का केस आया था 1980 में। आर्टिकल 368 क्लोज 4 और क्लोज 5 को लेकर क्या कहा गया था कि असंवैधानिक है, ऐसे में संशोधन शक्ति नहीं है। 1992 में इंदिरा साहनी का केस आया था। उसमें कहा था 50% आरक्षण सीमा मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, 2007 में IR कोहलो का बनाम TN राज्य का केस था। 90वीं अनुसूची में रखने से भी बेसिक स्ट्रक्चर छूट नहीं, यानी 90वीं अनुसूची के कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो भी आपको मूल ढांचे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये संवैधानिक संशोधन का प्रावधान था। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण बहुमत कब लगता है, विशेष बहुमत कब लगता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति कब लगती है, लीडिंग केसेस कौन से हैं, साथ में जो संवैधानिक संशोधन होता है कौन से आर्टिकल में होता है, कौन से पार्ट में होता है। जो बेसिक क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग संविधान की 12 अनुसूचियां, यानी कि संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12। 395 यानी कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, तो संविधान की 12 अनुसूचियां एवं महत्वपूर्ण संशोधन, यानी इस वाली स्लाइड में मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए कि वो 12 अनुसूचियां कौन सी हैं और साथ में इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 12 जब अनुसूचियों की बात आती है तो सबसे पहली जो अनुसूची आती है वो बोलती है राज्यों प्लस यूनाइटेड टेरिटरीज की सूची। 29 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक सूची यहाँ पर दी रखी है। फिर वेतन, पहले में ये, फिर दूसरे में वेतन, यानी कि जितने भी वेतन वगैरह दिए जाएंगे उनकी सूची यहाँ पर दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। किस किस के वेतन होते हैं? राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह हो गए, स्पीकर वगैरह हो गए। इन सबके वेतन की जो बात की जाती है वो सेकंड में की जाती है। तीसरे नंबर पे आती है शपथ। कई बार पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि थर्ड नंबर पे आती है शपथ। देखिए जिस पॉइंट के बारे में मैं आपको जोड़ लगा के बोल रही हूँ कि भाई ये वाली चीज़ होती ही है तो आपको उसको बिल्कुल कंठस्थ करना है क्योंकि वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो शपथ कब आती है? तो तीसरी शपथ होती है। तीसरी आंख सुनिए आपने, तीसरी आंख शिव जी की होती है ना, वैसे तीसरी शपथ याद रखना किस किस की? संसद, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की शपथ, इनके जितने प्रारूप है वो यहाँ पर आते हैं। फिर आता है ये अनुच्छेद हटाकर यहाँ पे अनुसूची लिखिएगा। 4 में क्या बता रखा है? राज्यसभा की सीट। प्रत्येक राज्य यूटी को राजस्थान में कितनी सीट मिलती है ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 6 में आता है जनजातीय क्षेत्र वगैरह के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है छठा। 7वें पे आती है अनुसूचियां। 3 सी कौन कौन सी सूचियां होती है वो 7 में बताई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 सूची करके आप याद कर सकते हो। 7 सूची, कितनी सूचियां होती है? वैसे होती 3 है लेकिन 7 में होती है इसलिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और आपको पता होनी चाहिए इसमें कौन कौन से विषय होते हैं। ठीक है, पीछे दे रखी है हमको लिस्ट। अगर आपके पास जरा सा टाइम मिलता है 10 मिनट का भी तो आप एक बार एक नजर घुमा सकते हैं सूचियों के ऊपर। ठीक है,
8 आती है भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये देखना कितनी भाषाएं हैं, क्वेश्चन जो बनता है ना, कितनी भाषा है, कौन सी भाषा नई जुड़ी है, ये आपको पता होनी चाहिए, कौन सी भाषा नई जुड़ी है। तो 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, अब 22 हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली, उर्दू आदि बाद में जुड़ी है। 92वां संशोधन यानी 92 संशोधन हुआ था 2003 में, तब से 5 नई भाषाएं जुड़ी थी, सिंधी करके ऐसे कुछ थी, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। उसके बाद 9वां जो अनुसूची आती है वो क्या बात करती है, संपत्ति के कानून से रिलेटेड होती है। फर्स्ट जो संशोधन हुआ था, न्यायालय इसमें रखे कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं, वामन राव का केस था, ठीक है। 9 जो अनुसूची थी उससे रिलेटेड केस है वामन राय का, आपको याद होना चाहिए। वामन राय का केस किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची से, 9th जो अनुसूची है उससे। 11 पे देखिए पंचायत के विषय आते हैं, इसके अंतर्गत 29 विषय होते हैं, अभी हम देख के आए थे। 73वां संशोधन हुआ था, 29 विषय थे, देखा था ना। 11वीं क्लास में कितने विषय है, 29 विषय। 12वीं क्लास में कितने विषय हो गए थे, 18 विषय हो गए थे 12th क्लास में, ठीक है। तो 74 संशोधन हुआ था, 18 विषय जुड़े थे नगरपालिका को शहरी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट होगी। देखिए यहाँ पर आप 10वीं अनुसूची है ना, वो वाला जरूर लिख लीजिए, दल बदल से रिलेटेड है, ठीक है। दल बदल कानून से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण संशोधन देख लेते हैं कौन कौन से हुए थे। महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है। एक बार सूचियों पे गौर कर लीजिए कौन कौन सी है। पहली है राज्यों के संबंध में, दूसरी वेतन के संबंध में, तीसरी शपथ के संबंध में, चौथी सीटों के संबंध में, छठी जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में, 7वीं जो है वो सूचियों के संबंध में, 8वीं भाषाओं के संबंध में, 9वीं जो है 9वीं अनुसूची कई बार चला हुआ है इस पे कि संपत्ति से रिलेटेड कानून के संबंध में होती है और वामन राव का जो केस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। 11th इंपॉर्टेंट होती है पंचायत के विषय में और 12 होती है नगरपालिका के विषय में, ठीक है, यहाँ पे बात हुई। इसके बाद देखिए जो फर्स्ट संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था और 19 जो 9वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था, यानी 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था पहले संशोधन से, जो कि 1951 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, 1951, 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। फिर देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, फंडामेंटल राइट में संशोधन की शक्ति बताई गई थी। इसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसमें मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी इन शब्दों को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन था, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन था 1985 का, दल विरोधी कानून था, 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष। देखिए पता होना चाहिए आपको, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, 61 संशोधन हुआ था 1988 में, उसमें बताया गया था। 73वां यानी 73 अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, पंचायती राज को जोड़ा था भाग 9 के अंतर्गत। 74 हुआ था 1992 में, 9A जोड़ा गया था, 9A जोड़ा गया था नगर पालिका को, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, 21 के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 99 संशोधन हुआ था 2014 में, NGAC सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य घोषित कर दिया था 2015 में। 101 संशोधन हुआ था 246 के और GST वगैरह से रिलेटेड। फिर 106 संशोधन हुआ था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक संशोधन और हुआ है EWS से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको बहुत कुछ मैटर बताया गया और EWS में कब संशोधन हुआ था, कैसे हुआ था। जब हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था, आर्टिकल 16 पढ़ा था, तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि EWS का संशोधन कब हुआ था। मैं वेट करूंगी आप लोगों का कि आप लोग इसके अंतर्गत मुझे आंसर बताएं। अब देखिए यहाँ पर एक हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए 1 से 51 तक हम पहले करके आए थे, उसके बाद हमने सेकंड क्लास ली थी जिसमें हम जो संघ और राज्य तक पहुंच गए थे, और आज जो क्लास की है हमने उसमें आगे के रेस्ट ऑफ सेक्शंस किए थे। तो अब यहाँ पर अपन ने एक रिवीजन ले लेते हैं कि आखिर किन किन आर्टिकल्स में क्या क्या है। तो आर्टिकल 51A जो था उसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। 11 कर्तव्य हैं, पहले 10 थे अब 11 हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़े थे
और जो 11वां था वो 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा था। ठीक है, इसके बाद देखिए 52 से 72 राष्ट्रपति वगैरह के बारे में बात कर रहा है, निर्वाचक मंडल और 5 वर्ष, महाभियोग 61, जो महाभियोग था वो अनुच्छेद 61 में दे रखा है, क्षमादान की शक्ति 72 में दे रखी है, मृत्युदंड वगैरह में भी क्षमा दी जा सकती है। देखिए वो आर्टिकल हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। 61 आपको याद रखना है, महाभियोग बताता है, 61 महाभियोग बताता है। 72 क्षमादान की शक्ति है, 72 क्षमादान की शक्ति है। 74 से 78 देखिए पीएम प्लस मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। 74 सीओएम की सलाह बाध्यकारी, 44वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। 75 कहता है सामूहिक जिम्मेदारी केवल लोकसभा के प्रति होती है। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है 75 का क्लॉज 3 किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, 79 से 122 में संसद के बारे में यानी कि पार्लियामेंट की बात की जा रही है। 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, 230 + 12 नामित होते हैं। लोकसभा में 552 होते हैं, अधिकतम 543 निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 108 कहता है ज्वाइंट मीटिंग के बारे में, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बात करता है। वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 124 से 147 उच्चतम न्यायालय की बात करता है। 34 न्यायाधीश 65 वर्ष सेवानिवृत्ति होती है। अनुच्छेद 136 जो है वो स्पेशल पावर देता है। 141 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश का कानून होगा। ठीक है, 243 से 243 में पंचायती राज की बात की गई है। 73वां संशोधन हुआ था 1992 में। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ग्राम, जिला और मध्यवर्ती। 11वीं अनुसूची 29 विषय, 1/3 आरक्षण किसका होता है, महिलाओं का होता है। इतनी बात हुई, सीधे नगर पालिका में आ जाएंगे। 9A जुड़ा था, 9 ने कब जुड़ा था, 9A जुड़ा था 74वां ही संविधान संशोधन था 1992 में। 74वां संशोधन था। 243 P से G तक, देखिए 243 से 243 O तक तो ग्राम पंचायत की बात कर रहा था। फिर PG ऐसे याद कर सकते हो, PG कहाँ पर पहुंचा था, नगर पालिका में। नगर पालिका में PG है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 3 होते हैं इनके भी, नगर पंचायत, परिषद और निगम। 12वीं अनुसूची, और इसमें विषय कितने हैं, 18। 1/3 आरक्षण किसका है, महिलाओं का। ठीक है, याद करते हुए चलिए। आर्टिकल 245 से 263 केंद्र और राज्य के संबंध बताए गए हैं। 7वीं अनुसूची की बात की गई है। संघ में 97 विषय होते हैं, राज्य में 66 विषय होते हैं, संवर्ती में 47 होते हैं, और ये तीनों सूचियों की बात हो गई। 242 में अवशिष्ट शक्तियां हैं। देखिए गोला बना लो अवशिष्ट शक्तियों पर। संसद की अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 248 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 254 संघर्ष केंद्र की बात करता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, पॉइंटेड कीवर्ड निकाल के लेके आई हूँ बेसिकली। 264 से 300K में वित्त व्यवस्था के बारे में यानी पैसे से रिलेटेड बात की गई है। और क्या कहा गया है इसमें कि अनुच्छेद 265 केवल कानून से रिलेटेड कर है। 266 संचित निधि के बारे में बात करता है। क्या होती है संचित निधि, जहाँ से जो अपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभी पढ़ा था ना हमने, जो लोग वेतन वगैरह प्राप्त करते हैं, उनकी बात करता है। 267 आकस्मिक निधि की बात करता है, और 280 वित्त आयोग की बात करता है। 300 के संपत्ति की बात करता है। ये वही संपत्ति है जिसको कि मूल अधिकारों से हटाकर 44वें संविधान संशोधन यानी 44 संशोधन से कहाँ पे इसको अपने यहाँ पर जोड़ दिया गया है, 300K में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है यहाँ पर। 324 से 329 निर्वाचन यानी इलेक्शंस की बात करता है। 324 कहता है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। 326 कहता है वयस्क मताधिकार। आपको पता होना चाहिए 326 में कहा गया है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो व्यक्ति मेजर होगा वो वोट देने के लायक होगा। 18 वर्ष की आयु होती है मेजर होने की। 61वें संविधान संशोधन से जुड़ा था जो कि 1988 में हुआ था। 329 कहता है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई थी। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन यानी 61वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा। 352 से 360 कहते हैं आपात की इमरजेंसी की बात करता है। 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आप लोगों को पता होना चाहिए 3 कंडीशन होती है जिनके आधार पर क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 356 कहता है राज्य के ऊपर आपातकाल कैसे लगेगा, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। 360 कहता है वित्तीय आपात, 360 कहता है वित्तीय आपात कैसे लगेगा, लेकिन अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी क्या है, अभी हमारे पास वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है। वित्तीय आपात की स्थिति कब आती है, जब पैसे का संकट हो जाता है। ठीक है, 368 क्या कहता है, संविधान के संशोधन की यानी अमेंडमेंट की 3 विधियां होती है।
कौन कौन सी थी? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस राज्य का क्या होता है, राज्य से वो अनुमोदन लेते हैं उसके आधार पर होता है। 3 विधियां होती है। केशवानंद भारती 1973 का केस था, मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स ने कहा था कि फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में संतुलन होना चाहिए, लेकिन मूल ढांचे को आपको किसी भी तरीके से नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे आर्टिकल्स की बात थी कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या बात कर रहे हैं। जब हमने पहले बात की थी तो 1 से लेके 50 तक में हम वहाँ पर चेक करके आए थे, पूरा रिवीजन करके आए थे। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उसको फर्स्ट से लेके 50 तक जो भी वो थे आर्टिकल्स वगैरह, उनको एक बार गो थ्रू करके आना चाहिए। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो हमने सेकंड क्लास ली थी उसमें हमने संघ और राज्य के रिलेशन तक वहाँ तक हम पहुँच गए थे। और आज वाली जो हमारी थर्ड क्लास हुई है उसमें हमने इसके सारे पार्ट्स को कवर किया है। अब लास्टली हमारे पास 5 मिनट के लिए बच रहा है कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको हमको ज़्यादा देखना चाहिए। मैम आपने रिवाइज करा दिया, लेकिन एक वो फास्ट रिवीजन वाले जो आर्टिकल्स होते हैं जो आपको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देखने हैं कि भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया और ये रिवाइज हमारे दिमाग में रहने ही चाहिए, वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन जब मैंने आपके लिए इतना प्रयास किया है तो आप मेरे लिए भी एक प्रयास कर दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़ दीजिए और उन व्यक्तियों के साथ वीडियो पहुंचा दीजिए जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए परीक्षा की रणनीति है ये हमारी कि आर्टिकल 51A से लेके लास्ट तक हम कैसे कवर करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 50 तक को हमको कैसे याद करना है, ये सब कुछ रिवीजन वगैरह, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हम उस वाली क्लास में देख के आ चुके थे। सबसे पहले सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं? 51A में 11 कर्तव्य दे रखे हैं, 52 से 56 राष्ट्रपति की बात करता है, 61 महाभियोग। आप एक काम कीजिए, इंडेक्स निकाल लीजिए, अपनी इंडेक्स निकाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का BR एक्ट है उसमें अपनी इंडेक्स निकालिए और वहां पर ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आप गोला लगा के इंपोर्टेंट मार्क कर लो। 74-75 PM की बात करता है, 79 से 81 संसद की बात की जाती है, 108 से 110 विधेयक की बात की जाती है, 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, 243 के PR आरक्षण की बात करता है, 280 वित्त आयोग की बात करता है, 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, 352, 356 और 360 ये आपात की बात करते हैं और 368 संशोधन की बात करता है। ठीक है, ये सर्वाधिक पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा याद रखने हैं वो है केशवानंद भारती 1973। मूल ढांचे का वाद था, यानी कि कोई भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स का केस था, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में संतुलन की बात करता है। SR मुंबई का 1994 का केस था 356 से रिलेटेड। अब 356 क्या है पूरा पढ़ के आ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आखिर 356 क्या था। शमशेर सिंह का केस था COM सलाह बाध्यकारी नहीं है। कि हो तो होलहन 1992 का केस था दल बदल के संबंध में। SP गुप्ता का केस था कॉलजियम से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स का केस था कॉलजियम से रिलेटेड। L चंद्र कुमार का केस भी किससे रिलेटेड था? कॉलजियम से रिलेटेड। अब संशोधन याद करने की ट्रिक बताई गई है। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फिर 44 संशोधन हुआ था वो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। ठीक है, और जो COM है वो बाध्यकारी है ये बताया था। 52 संशोधन हुआ था 1985 में दल बदल के संबंध में। 61वां किसके संबंध में है? मतदान के संबंध में, मतदान की आयु। 73 पंचायत के संबंध में। 74 नगर पालिका के संबंध में। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार के संबंध में। 101वां संशोधन GST के संबंध में। 106वां संशोधन हुआ था 33% महिलाओं के आरक्षण के संबंध में। और EWS का क्या हुआ था, संशोधन कब हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। मैंने कमेंट बॉक्स में के लिए क्या रखा है आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संख्याओं की बात की जा रही है। राज्यसभा 250 जिसमें से 238 + 12 का कॉम्बिनेशन चलता है। लोकसभा 552 जिसमें 543 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 34 होते हैं। हाई कोर्ट वाले की आयु कितनी होती है? 62 होती है। सुप्रीम कोर्ट की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, यानी वो व्यक्ति रिटायर कब होगा ये वाली बात बोल रही हूँ। संघ सूची में 97 विषय होते हैं। राज्य सूची में 66 विषय होते हैं। संवर्धित सूची में 47 विषय होते हैं। इसके साथ ही आप देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 11वीं जो अनुसूची है हमारी वो 29 पंचायत के विषय में है। 73वां संशोधन
जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय हैं जो कि है नगरपालिका से रिलेटेड, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन है। और राज्यसभा की आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा की आयु है 25 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति की आयु है 35 वर्ष, ठीक है। याद रख लेंगे ये सब कुछ। अब देखिए समानांतर संरचना की ट्रिक, राष्ट्रपति और राज्यपाल एक साथ याद करोगे, 74 और 163। पीएम, सीएम और एजी, इनकी राज्य की बात हो गई। आरएसवीपी दोनों स्थायी होते हैं, लोकसभा और ये भी दोनों साथ में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों साथ में चलते हैं। इनके नीचे आर्टिकल्स देख रखे हैं, देखिए आप इनको साथ साथ पढ़ना होता है। आपको लगे तो आप एक हल्का सा शीट या कागज निकाल के ये वाली चीज लिख सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक भ्रमित करने वाले अंतर, मतलब किस किस में सब जो ऐसे अंतर है जो हमको क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिटे केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 है जो 226 वो हाई कोर्ट में रिट की बात करता है, किसी भी उद्देश्य से हो सकता है, अधिक व्यापक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है अपना 32 वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए आता है, जबकि जो हाई कोर्ट वाला होता है वो किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है, जो 226 के अंतर्गत बताया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु इतनी बार पढ़ ली, अब तो हमको याद हो गई होगी। सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा होता है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, 65। हाई कोर्ट जो छोटा है वो 62, यानी उससे थोड़ा सा कम रहेगा रिटायर होने के लिए। पंचायत 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, नगरपालिका में 12वीं अनुसूची 18 विषय हैं, इनको याद करना है। तो दोस्तों आज हमने 51 ए से अंत तक संविधान का जो सफर था वो कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। और हम नेक्स्ट क्लास में जेएलओ का देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं, जिससे कि हमारा फास्ट रिवीजन हो सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप मेजर एक्ट करना चाहते हैं या माइनर एक्ट करना चाहते हैं। जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ दीजिए, पहले हम उसी विषय को उठा लेंगे, ठीक है। मेरे पास पहले कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आई थी, इसलिए मैंने एक बार फास्ट रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन का करा दिया है। ये इसलिए कराया गया है क्योंकि जेएलओ का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है और हमारे पास है समय कम। यहाँ पर उस मैटर को लेके आया गया है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब बात रही सीपीसी वगैरह की, तो सीपीसी न्यू क्रिमिनल लॉज, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन, ये वीडियोस ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो एक क्लास में भी हो रखे हैं कि भाई बीएनएस की पूरी एक क्लास दे रखी है, बीएनएसएस की एक क्लास दे रखी है, बीएसए की एक क्लास दे रखी है, साथ में लिमिटेशन की एक पूरी क्लास दे रखी है, जिसमें उसका भी जो उसमें पीछे आर्टिकल्स दे रखे होते हैं ना उसकी अलग से एक क्लास है। तो मैटर आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहें तो क्या करना है, आपको उन वीडियोस को जाके देखना है जिनके पास समय कम है, जिन्होंने अभी तक भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है और वो चाहते हैं कि हम एग्जाम देने जाए, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। बात रही एपीओ की, एपीओ का भी रिवीजन करेंगे, मस्त तरीके से बढ़िया रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रिवीजन आप मेरे साथ करें तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो डीलो लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। 500 ओनली उनकी कॉस्ट है। आप क्या कर सकते हैं, डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर पर जाइए, एपीओ के नोट्स करके ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिए, 500 रुपीज़ में वो नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं और फिर साथ में आप वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपका एपीओ का भी मस्त वाला रिवीजन हो जाएगा। और जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं, जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख के आप अपनी जेएलओ की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा लेक्चर पहले लेना है, ठीक है। आप मेजर एक्ट लेना चाहते हैं या माइनर एक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।